नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की क्या है हेडलाइंस। 2022 के लैंडमार्क जजमेंट्स खबरों में संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार और कोविड वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा रुख, हिजाब और ईडब्ल्यूएस कोटा भी रहा सुर्खियों में। एनएआई के बयान से मचा हड़कंप, रिकॉर्ड में नहीं है युद्धों की जानकारी, संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है एनएआई। और डायबैक डिजीज आई चर्चा में, नीम के पेड़ों को कर रही है प्रभावित, महोगनी परिवार का हिस्सा है नीम। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन पर पीडीएफ चाहते हैं उसकी, तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जहां आपको जाना है और उसे ज्वाइन कर लेना है। वहां रोजाना इसकी पीडीएफ मिलती है और बाकी सभी प्रोग्राम्स की, जैसे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की पीडीएफ, मैप इन न्यूज की पीडीएफ और साथ ही नक्शे पर भारत की पीडीएफ, ये सारे पीडीएफ वहां आपको मिलते हैं। चलिए खबरें शुरू करें। साल 2022 खत्म होने को है। आइए नजर डाल लेते हैं इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से बड़े फैसले सुनाए हैं। साल के पहले ही महीने में सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर फैसला सुनाया था। नील ऑर्लियो नून्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में नीट में ओबीसी श्रेणी को 27% आरक्षण को मंजूरी दी थी। जनवरी महीने में संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आया था। अरुणाचला गाउंदर बनाम पोन्नुसामी के इस केस में कोर्ट ने तय किया था कि एक हिंदू बेटी को पैतृक संपत्ति पर पूरी तरह अधिकार है। इधर होटल प्रिया बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कोर्ट ने ऑर्केस्ट्रा और बार में परफॉर्म करने वाली महिलाओं की संख्या पर लगी सीमा को खत्म कर दिया। कोर्ट का मानना है कि बार में महिलाओं की संख्या पर रोक लगाने का नियम उनकी आजीविका पर बुरी तरह असर डालता है। कोविड वैक्सीन पर अनिवार्य प्रावधानों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया था। कोर्ट ने जैकब पुलियल बनाम भारत संघ के केस में तय कर दिया था कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए इनकार करना व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। बुद्धादेव करमास्कर बनाम पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत सेक्स वर्क को प्रोफेशन का दर्जा दिया है। कोर्ट ने यूआईडीएआई को आदेश दिया था कि वह सेक्स वर्कर्स को जल्द से जल्द आधार मुहैया कराए। हिजाब पर बैन लगाने के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा हुई, सबसे ज्यादा यह खबरों में रहा। इस पर आयशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अलग अलग राय रखी थी। एक जज ने किसी एक समुदाय को कुछ भी पहनने की आजादी को सेकुलरिज्म के लिए खतरा माना था, जबकि दूसरे ने इसे व्यक्तिगत पसंद का मसला बताया था। गौरतलब है कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने को इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिसेस मानने से इनकार कर दिया था। नवंबर महीने में कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के 10% कोटा को संवैधानिक माना। रेप से जुड़े केसेस पर भी कोर्ट ने इस साल एक अहम फैसला सुनाया था। झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय के केस में कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के शिकार महिलाओं के 2 फिंगर टेस्ट को गैर कानूनी करार दिया था। इसके साथ ही इस तरह की प्रैक्टिस को अब कोर्ट ने अपराध की श्रेणी में रखा है। तो ये तो हुई बात 2022 में सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से बड़े फैसले थे। आइए अब आज की खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनएआई यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान आया है। हाल ही में गुड गवर्नेंस को लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इसमें एनएआई के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान दिया, जिसके मुताबिक एनएआई के पास 1962, 1965 और 1971 में हुए युद्धों का रिकॉर्ड नहीं है। इसमें हरित क्रांति का रिकॉर्ड न होने की बात भी कही गई है। इस बयान ने इतिहासकारों को चौंका दिया है। गौरतलब है कि एनएआई संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका गठन साल 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तौर पर कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में एनएआई नई दिल्ली में स्थित है। इसका मकसद सभी नॉन करेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है, जिससे इन्हें प्रशासनिक और शोध जैसे कामों के लिए प्रयोग किया जा सके। एनएआई ने डिजिटल तौर पर रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के मकसद से अभिलेख पटल पोर्टल भी तैयार किया है। पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 के मुताबिक सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को 25 साल से पुराने रिकॉर्ड्स एनएआई को ट्रांसफर करने होते हैं, लेकिन इनमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को शामिल नहीं किया जाता। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से मतलब पब्लिक रिकॉर्ड से संबंधित टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल सूचना से होता है, जिसके बारे में गृह मंत्रालय समय समय पर सूचना जारी करता है।
आपको बता दें कि साल 1962 में चीन ने भारत पर सैन्य आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में चीन ने अक्साई चीन पर नियंत्रण कर लिया था। चीन की सेनाएं अरुणाचल प्रदेश तक प्रवेश कर गई थी, जिसे बाद में वापस कर दिया गया। साल 1965 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण के मुद्दे पर विवाद हुआ। पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र और कश्मीर में भारत पर आक्रमण किया। इसके जवाब में भारत ने लाहौर की तरफ से पाकिस्तान को काउंटर किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह सफलता हासिल हुई, जिसके बाद ताशकंद का समझौता हुआ था। साल 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन हुआ। इसके बाद हुए चुनावों में शेख मुजिबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत हासिल हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बर्बर हिंसा का प्रयोग किया गया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके जवाब में भारत ने भी आक्रमण किया। इससे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के तौर पर सामने आया। इसके बाद दोनों देशों के बीच शिमला समझौता संपन्न हुआ था। इन दिनों तेलंगाना में नीम के पेड़ों में कुछ बीमारियों के फैलने की खबर सामने आ रही है। इन बीमारियों की पहचान ट्विग ब्लाइट और डाईबैक डिजीज के तौर पर हुई है। जानकार बता रहे हैं कि डाईबैक डिजीज नीम की पत्तियों, उनकी टहनियों और फूलों के विकास पर असर डालती है। तेलंगाना और दूसरे दक्षिणी राज्यों में इन बीमारियों से नीम की टहनियों और पत्तियों में समय के पहले और जल्दी सूखने की परेशानी बढ़ रही है। यहां तक कि इस बीमारी से नीम के फलों में 100% नुकसान होने का खतरा इन राज्यों में मंडरा रहा है। गौरतलब है कि नीम के फल यानी निम्बोली से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल कई तरह के इलाज में होता है। इसके साथ ही इसकी नई छोटी टहनियों का प्रयोग प्राकृतिक दंतमंजन या ब्रश के तौर पर किया जाता है। नीम की नई छोटी छोटी पत्तियों का इस्तेमाल भी ग्रामीण इलाकों में बीमारियों के इलाज में सीधे तौर पर भी होता है। नीम में कई तरह के एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और दूसरी खूबियां हैं, लेकिन नीम के पेड़ इनका इस्तेमाल खुद की सुरक्षा में नहीं कर सकते। आपको बता दें कि डाई बैक के बारे में पहली बार जानकारी 1990 के दशक में उत्तराखंड के देहरादून में मिली थी, जबकि तेलंगाना में पहली बार इस बीमारी का पता 2019 में लगा था। यह बीमारी खास तौर पर फोमोप्सिस एजाडिराक्टा नाम के कवक से होती है। इसके अलावा यह बीमारी भले ही खास कवक से होती है, लेकिन कीट संक्रमण के चलते इसका असर बहुत तेजी से फैलता है। नीम एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है और यह महोगनी के परिवार का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ मूल रूप से असम और बर्मा क्षेत्र में पाया जाता है। यह पूरी खबर आपके परीक्षा के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि 2014 में यूपीएससी ने इस पर एक सवाल पूछा था। सवाल क्या पूछा गया था कि नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रोलिफरेशन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधनों और अस्पताल अपमार्जकों यानी हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी होता है। और पूछा गया था कि कौन से कथन सही है या हैं, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी। हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। सालाना जारी होने वाली रिपोर्ट में भारत के वापकोस को कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म में टॉप रैंकिंग दी गई थी। वापकोस इकलौता पब्लिक सेक्टर है जिसे इस कैटेगरी में शामिल किया गया। वापकोस यानी WAPCOS जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न 1 PSU है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 26 जून 1969 को की गई थी। एडीबी की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एडीबी में वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं। इसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। एडीबी मध्यम आय वाले देशों के लिए हार्ड लोन और गरीब देशों के लिए सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराता है। हार्ड लोन से मतलब ऐसे लोन से है जो उसी देश की करेंसी में वापस किया जाना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, जैसे अमेरिकी करेंसी डॉलर। वहीं सॉफ्ट लोन से मतलब ऐसे लोन से होता है जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता या बहुत ही कम दर पर ब्याज लिया जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल, डाईबैक डिजीज संबंधित है नीम, आम, केला, सेब। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वापकोस जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करता है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को गृह मंत्रालय अधिसूचित करता है। कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनना है।
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था प्रसाद योजना संबंधित है पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर गरीबी उन्मूलन। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर स्थित है। श्रीशैलम कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। श्रीशैलम के प्रमुख देवता श्री विष्णु हैं। सही कथन को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही विकल्प है इसका सी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ठीक से ख्याल रखिए। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।